जा रही है। वर्तमान में देश में 21 राज्यों में या तो बीजेपी की सरकार है या फिर वे गठबंधन में सरकार में है। जम्मू कश्मीर में भी मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला यूं तो कांग्रेस के साथ सरकार बनाकर राज्य में है, लेकिन जिस तरह से उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के लिए कसीदे पढ़े थे और अप्रत्यक्ष तौर पर कांग्रेस पर प्रहार किया था, वह दिखाता है कि आने वाले 5 सालों में यहाँ भी बदलाव हो सकते हैं। वहीं दिल्ली की जीत में केवल मोदी फैक्टर ही नहीं है। अगर ऐसा ही होता तो 2014 में प्रधानमंत्री मोदी केंद्र की राजनीति में आ गए और साथ ही वे दिल्ली भी जीत गए होते, लेकिन ऐसा नहीं है। दिल्ली के जीत के पीछे लंबे सालों का मेहनत है, रणनीति है। इस वीडियो में हम उसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। भारतीय जनता पार्टी एक सोच विचार वाली राजनीतिक पार्टी है जो अपनी रणनीतियां और तरीकों को आवश्यकतानुसार परिवर्तित करने जानती है, जबकि कांग्रेस के पास इन चीजों का अभाव है। एक वक्त था जब प्रधानमंत्री मोदी रेवड़ी कल्चर पर खुलकर हमला बोला करते थे, लेकिन महाराष्ट्र में बीजेपी पार्टी ने महिलाओं के लिए काम किया और वे वापस सत्ता में आ गई। इसी तर्ज पर हेमंत सोरेन ने भी काम किया और वे भी सत्ता में वापसी की, लेकिन इस तर्ज पर केजरीवाल हैल हो गए और जिन योजनाओं के दम पर केजरीवाल सत्ता में बने थे, उन्हीं के दम पर बीजेपी पार्टी सत्ता में आ गई। तो ये सारा खेल कैसे पलट गया? इसके लिए केवल चुनाव के 1 महीना पहले की जिम्मेदारी नहीं है। प्रभाव भले ही राजनीति में ना दिखते हो प्रत्यक्ष तौर पर, लेकिन यह अवश्य ही है कि दिल्ली की जीत के लिए बीजेपी ने लगातार कई सालों तक मेहनत की है। यह मेहनत कोई आसान नहीं। इसका आप सीधा सा तुलनात्मकता देख सकते हैं कांग्रेस को साथ लेकर, जहां एक बार फिर से तीसरी बार भी एक भी सीट कांग्रेस पार्टी ने नहीं जीता है, जबकि मकर संक्रांति पर राहुल गांधी ने तो कांग्रेस के गढ़ में जाकर महिलाओं के साथ मकर संक्रांति तक भी मनाई थी और ऐसा लग रहा था कि वहां कांग्रेस जीत सकती है, लेकिन वहां भी उसे हार ही मिली। 2020 में बीजेपी पार्टी की रणनीति दिल्ली में आक्रामक हिंदुत्व और नागरिकता संशोधन अधिनियम के रास्ते से होकर रिजल्ट तक नहीं पहुंचा। तो इस बार 2025 में बीजेपी ने अपने रास्ते बदल दिए। सबसे पहले तो बीजेपी ने ब्रांड केजरीवाल को ध्वस्त किया और इसके लिए उन्होंने 2 साल पहले से तैयारी शुरू की। उनकी खुद की जो कमजोरी थी, बीजेपी ने उसी पर प्रहार किया और वह कामयाब हो गई। खुद केजरीवाल ने कहा कि अब जनता ही मेरे भ्रष्टाचारी ना होने का सबूत देगी, और जनता ने तो जवाब दे दिया। जेल से आने के बाद भी लगातार जनता के बीच रहे थे। केजरीवाल की आम आदमी पार्टी की छवि, भ्रष्टाचार निरोधक छवि और जो शीश महल का मुद्दा था, जिसे पार्टी ने यह कहकर दिखाना शुरू किया कि ये लॉकडाउन के समय के हैं। अब हम उन मुद्दों पर चर्चा करेंगे कि कैसे पिछले 27 सालों में पार्टी ने अपनी पूरी मेहनत दिल्ली में लगाई है। पिछले 3 दशक में बीजेपी पार्टी सत्ता से बाहर रखकर भी अपने समर्थकों, वोटरों और कैडर को एकजुट रखने में सक्षम रही। पहले इन आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं। जब 1993 में 49 सीटें जीती थी और 43% वोट मिले थे बीजेपी को, तब वे सरकार बनाने में सफल हुई थी। प्रतिशत बरकरार रहा, अपने वोटर को एकजुट रखा। 1998 में दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 70 में से केवल 15 सीट मिली थी। 2003 में वे केवल
नहीं चलता है, वहीं दूसरी तरफ 2014 और 2019 में दिल्ली के सभी 7 लोकसभा सीटों पर बीजेपी पार्टी का कब्जा हो गया। पिछले 3 दशक से दिल्ली में संघ से जुड़े संगठन भी सक्रिय रहे और उसकी छात्र इकाई एबीवीपी ने कई बार दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ के चुनाव में कई पदों पर जीत हासिल की। आपको बता दें कि राजनीति में आगे जाने का सफर की शुरुआत बिंदु यही है। इससे जुड़े संगठनों की सक्रियता की वजह से बीजेपी दिल्ली में कभी बहुत कमजोर पार्टी नहीं दिखी और इसके वोट भी एक निश्चित सीमा के आसपास बने रहे। बीजेपी के साथ इस दौरान एक खास बात और दिखी, सत्ता से दूरी के बाद भी इस पार्टी में कभी टूट देखने को नहीं मिला। 3 दशक में दिल्ली में बीजेपी अलग अलग मुद्दों को लेकर सड़कों पर संघर्ष करती रही, जो चुनाव में बहुत असर नहीं कर पाया। वहीं दिल्ली के अलग अलग इलाकों में आरएसएस की शाखाएं भी लगती रही। इसके अलावा सत्ता से दूर रहने के बावजूद भी भाजपा के नेता इनके साथ जुड़े रहे, जबकि कांग्रेस के समय में खुद शीला दीक्षित के समय में सत्ता में रहने वाले भाजपा में आ गए थे। यह संगठनात्मक मजबूती को दर्शाता है। इसके अलावा भी भाजपा ने पंजाब, पूर्वोत्तर और बनिया वर्ग पर अपनी मजबूत पकड़ बनाई, जाट वर्ग पर भी मजबूत पकड़ बनाए रखी। इसके लिए उसने विजेंद्र गुप्ता को नेता प्रतिपक्ष बनाया, मनोज तिवारी को लोकसभा में उतारा, सुषमा स्वराज की बेटी को लोकसभा में उतारकर सुषमा स्वराज की राजनीतिक विरासत को बीजेपी सहेजे हुए है। आरएस गुप्ता, मनोज तिवारी, सतीश उपाध्याय, विजेंद्र गुप्ता, हर्षवर्धन और ओपी कोहली जैसे नेताओं को राज्य में पार्टी ने जिम्मेदारी सौंपी। रामवीर सिंह बिधूड़ी और रमेश बिधूड़ी तक को बीजेपी ने अपने साथ जोड़े रखा। साल 2022 में बीजेपी नगर निगम की सत्ता से बाहर हो गई और केजरीवाल जीत गई। सारी जिम्मेदारी नगर निगम की आ गई केजरीवाल की पार्टी पर, लेकिन सुधार नदारद रहा तो केजरीवाल से भी लोगों का भरोसा उठ गया। भारतीय जनता पार्टी का माइक्रो मैनेजमेंट इतना अच्छा रहा कि वे मुस्लिम बाहुल्य सीट पर भी जीतने में कामयाब रहे। वहां भी कांग्रेस बाजी मारने में सफल नहीं हो सकी। शीला दीक्षित की सरकार में मंत्री रहे राजकुमार चौहान, अरविंद सिंह लवली और अन्य कई नेता कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए। इसके विपरीत भाजपा के नेता भाजपा के साथ बने रहे। आम आदमी पार्टी तक भी साथ उनके राजनेताओं ने छोड़ दिया। आम आदमी पार्टी छोड़कर भी कपिल मिश्रा, कैलाश गहलोत जैसे नेता जो दिल्ली की आप सरकार में मंत्री रह चुके थे, उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया। केजरीवाल को झूठ साबित करने में भारतीय जनता पार्टी कामयाब रही और इसके लिए केजरीवाल ही जिम्मेदार है। जब वे राजनीति में आने के लिए लंबे और ऊंचे आदर्शों की बात किया करते थे और उनको ही जब सुख सुविधाओं में लिप्त देख और दिल्ली की जर्जर स्थिति खासकर गंदगी तो जनता बिदक गई। सीधा तुलना देख लिया और सीधा ही बिदक गई। अब बीजेपी ने बचे हुए यह भी ऐलान कर दिया कि वे योजनाएं जारी रहेंगी जो केजरीवाल के समय में रही थी। बस चिंगारी तो थी ही, बीजेपी ने केजरीवाल के खिलाफ आग में घी डाल दिया। दुनिया में बहुत सफल लोग हैं, लेकिन सभी की सफलता के अप्रत्यक्ष रास्ते में काफी विभिन्नताएं होती हैं। सभी को अपनी अपनी खूबियां मिली हुई है, सभी के पास अपनी अपनी खूबियां हैं और अपनी अपनी रणनीतियां हैं और अपने अपने उसूल भी हैं। आप एक दूसरे की नकल कर और दूसरे के रास्ते से जीत नहीं सकते। केजरीवाल ये छोटी सी बात नहीं समझ सके और राजनीति में आने के बाद उन्होंने अपने खुद के उसूल को इग्नोर कर सत्ता में बहने वाली हवा में घुलने मिलने दिया खुद को। शीश महल को लेकर केजरीवाल ने प्रधानमंत्री आवास पर प्रहार किया, लेकिन जनता का पीएम मोदी से भरोसा नहीं उठा, केजरीवाल से उठ गया। राहुल गांधी भी टी-शर्ट पहनते हैं और पीएम मोदी पर महंगे ड्रेस पहनने को लेकर राहुल गांधी प्रहार करते हैं, लेकिन फिर भी जनता के बीच हीरो मोदी ही बन जाते हैं। लोकतंत्र में जनता की भावनाएं और जनता की नब्ज को जानना जरूरी है। जो जनता को जितनी गहराई से जानते हैं वही उनके हीरो बन पाते। आपको यह वीडियो कैसा लगा? अपना जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें। बहुत बहुत